बहुत से लोगों को लगता है उन्होंने किसी कंपनी का स्टॉक खरीद लिया तो उसके सारे प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा उनका होगा और वो कंपनी जो भी लीगेसी बनाएगी उसमें थोड़ा सा योगदान भी उनका होगा। पर असली सच थोड़ा सा अलग होता है। ये बैलेंस शीट की गहराइयों में छुपा होता है, उन इनविजिबल जगहों पर जहां पर आम इन्वेस्टर तो कभी देखता भी नहीं है और न्यूज मीडिया आपको कभी बताती नहीं है। कि वो तो खाली यही बताती है कि आज तक ऊपर गया या नीचे गया। लेकिन आज ग्रो एज विद जयंत मुंद्रा पे मेरे साथ हम इसी के पीछे की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को समझेंगे और आगे आने वाले इम्पैक्ट को भी डिकोड करेंगे। आज मैं आपको एक फाइनेंशियल पैराडॉक्स बताने वाला हूं। ये कॉर्पोरेट इंडिया का सबसे बड़ा वाला पैराडॉक्स है और साथ ही हम उस इनविजिबल इनवॉइस की भी बात करेंगे जो कि इंडिया के टॉप प्रमोटर्स हर बार वसूलते हैं और एमएनसीज भी हर क्वार्टर इसी की वसूली करते हैं, वो भी अपनी ही पब्लिक कंपनीज से। बोर्ड रूम्स की हेवी भाषा में इसको रॉयल्टी कहते हैं या फिर टेक्निकल फीस का भी नाम यूज किया जाता है। बाहर से देखने पर ये बहुत ही सिंपल सा लगेगा, जैसे ब्रांड या टेक्नोलॉजी यूज करने का कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है, लेकिन असलियत में ये एक वेल्थ ट्रांसफर की मशीन की तरह भी बहुत बार यूज किया जाता है। एक ऐसी रूटलेस मशीनरी है ये जो सब कुछ बदल देती है। ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ होता है और डायरेक्ट प्रमोटर्स की जेब में पैसा पहुंचाता है। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझ सकते हैं आप। मान लीजिए कि आपने अपने दोस्तों के साथ अपना कैपिटल लगाया, खून पसीना लगाकर एक रेस्टोरेंट को फेमस किया और एक दिन आपका दोस्त कुछ अजीब ही कहता है कि उस रेस्टोरेंट का कॉपीराइट उसके नाम पर है। अब रेस्टोरेंट की कमाई का एक हिस्सा उसको देना पड़ेगा। मतलब धंधा जो भी मलाई कमाएगा उसका एक हिस्सा जिंदगी भर रेंट के नाम पे आप इस आदमी को देते रहेंगे। और बिल्कुल यही वाला फॉर्मेट है जो कि इंडिया की बड़े बड़े कंग्लोमरेट्स और बड़ी बड़ी एमएनसीज अपने लिस्टेड कंपनीज के साथ यहाँ पे करती हैं। अब जरा आप ऐसे समझिए कि पब्लिकली लिस्टेड जो कंपनीज हैं वो सारा केपिक्स करती है, एम्प्लॉइज की सैलरी उठाती है, रेगुलेटरी बर्डन भी सब उन्हीं का होता है, सारी मगजमारी उनकी, और ब्रांड को ग्राउंड रियलिटी पर फेमस भी शायद वही कर रही है। कई केसेस में तो ऐसा होता ही होता है। लेकिन उस फ्लैगशिप ब्रांड की असली ओनरशिप अलग है। क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी और के पास होती है एंड मोस्टली तो ये प्रमोटर्स की प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट के नाम पे होता है या फिर टैक्स हेवंस में बैठी हुई फॉरेन कंपनीज के पास होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जेएसडब्ल्यू ग्रुप यानी कि सज्जन जिंदल जी की जो इतनी बड़ी कंग्लोमरेट है उसको एज अ केस स्टडी यहाँ पे ले लेते हैं। वेल 2014 में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चौंक गए थे। मेजॉरिटी सब लोग ये मान के ही चल रहे थे कि जेएसडब्ल्यू का जो लोगो है वो जेएसडब्ल्यू स्टील की प्रॉपर्टी है, पर एक्चुअली ये एक ट्रेडमार्क है एक प्राइवेट कंपनी का जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और चेयरमैन सज्जन जिंदल जी की जो वाइफ है संगीता जिंदल, उनके पास इस प्राइवेट कंपनी के 99.99% शेयर होल्डिंग है। इसका इफेक्टिव मतलब क्या होता है? वेल यानी जेएसडब्ल्यू स्टील हो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जेएसडब्ल्यू पेंट्स या फिर जेएसडब्ल्यू वन हो, कोई भी ऐसी कंपनी क्यों ना हो जो कि जेएसडब्ल्यू वर्ड का यूज कर रही है, उस लोगो का इस्तेमाल कर रही है, वो सब इस प्राइवेट कंपनी को टोल देती है, टैक्स देती है, एक हिस्सा देती है। आप खुद ही सोचो, अपना ही नाम यूज करने के लिए उन्हें लीगली एक लंबा अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। जेएसडब्ल्यू ब्रांड इक्विटी एंड बिजनेस प्रमोशन एग्रीमेंट है ये। अपनी नेट सेल्स का 0.25% हिस्सा उन्हें देना ही पड़ेगा। हर क्वार्टर सिस्टमैटिकली ये पैसा देना पड़ता है। प्रमोटर्स के पर्सपेक्टिव से ये एक ब्रिलियंट स्ट्रक्चर है क्योंकि डिविडेंड को जब बांटा जाता है तो प्रमोटर को उनकी शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में पैसा मिलता है। लेकिन ये जो रॉयल्टी है ये एक टैक्स डिडक्टेबल बिजनेस एक्सपेंस की तरह दिखाया जाता है और ये सीधा उनके प्राइवेट अकाउंट में जाकर के उनका पैसा बढ़ाता है। अब आप जरा सोचेंगे कि यार रेगुलेटर्स आखिर कर क्या रहे हैं, ये सब कैसे टॉलरेट हो सकता है? वेल इसकी हिस्ट्री 1999 के फेमा के रूल से जुड़ी हुई है और आरबीआई के एब्सोल्यूट कैपिटल कंट्रोल से भी जुड़ी हुई है। तब किसी भी इंडियन कंपनी के ऊपर काफी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स लगे होते थे। डोमेस्टिक सेल्स के ऊपर 5% से ज्यादा रॉयल्टी रिस्ट्रिक्टेड होती थी और एक्सपोर्ट सेल्स के ऊपर भी 8% की मैक्सिमम लिमिट होती थी। या फिर $2 मिलियन से ऊपर का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो तो कॉमर्स मिनिस्ट्री से आपको सीधा जाकर के परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन दिसंबर 2009 में हमारी गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप लिया। प्रेस नोट 8 को इशू करके पूरी की पूरी पॉलिसी को लिबरलाइज कर दिया गया। फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पॉलिसी अचानक से बदल दी गई। सारी की सारी कैप्स को हटा करके हर एक ट्रांजैक्शन को ऑटोमेटिक रूट पे डाल दिया गया। इस एक सिंगल स्ट्रोक से एमएनसीज के फ्लड गेट्स खुल गए। रेगुलेटरी बर्डन एब्सोल्युटली कैपिटल कंट्रोल से एकदम शिफ्ट हो गया था। अब ये टैक्सेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैटर बन गया था एंड एमएनसीज ने सब्जेक्टिव वैल्यूएशन से इसको यूज करना शुरू किया। अपनी प्रॉफिटेबल इंडियन सब्सिडियरीज से वेल्थ एक्सट्रैक्ट करने लग गए वो लोग और ये सब हाईली ओपेक तरीके से किया जा रहा था। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी की अचानक से नींद खुली और उन्होंने बनाई एक कोटक कमेटी जिसने 2018 में अपने नए रिकमेंडेशंस दिए और उसके बाद सेबी ने एलओडीआर रेगुलेशंस में बहुत बड़े अमेंडमेंट्स प्रपोज किए कि 5% से ज्यादा रॉयल्टी पर नए रूल्स लगेंगे। उसे मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाएगा जिसके लिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी होगी। 2019 में कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का हेवी इन्फ्लुएंस पड़ा इसके ऊपर एंड सेबी ने इस लिमिट को 2% करने का सोचा
और जब ये खबर बाहर आई, पूरी की पूरी इंडस्ट्री में आग लग गई और कॉर्पोरेट लॉबीज के इमेंस पुशबैक के बाद वापस चेंजेस हुए। सेबी को अपना थ्रेशोल्ड वापस 5% पे लाना पड़ा और इसीलिए फिर सेबी ने इस ओपेसिटी को क्रश करने की ठानी। नवंबर 2024 में उन्होंने एक मास्टर सर्कुलर निकाला और फरवरी 2025 में रिवाइज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को पब्लिश किया, जो जुलाई 2025 से पूरी तरह से लीगली इफेक्टिव हो गए। एंड अब लिस्टेड एंटिटीज को एक्सप्लिसिटली डिफरेंस बताना पड़ता है, ब्रांड यूजेज और टेक ट्रांसफर का अंतर समझाना पड़ता है। और सिर्फ ये नहीं, जो बोर्ड पे ऑडिट कमिटीज होती हैं उनको ग्रैन्युलर जस्टिफिकेशंस भी देनी होती हैं। लेकिन सेबी के अलावा इसमें एक और खेल चल रहा है। तो देखो दोस्तों, असली जो खून खराबा हो रहा है वो टैक्सेशन के माया जाल में होता है और ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉम्प्लेक्स जाल में भी होता है। इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अग्रेसिव कदम उठाए हैं ताकि टैक्स बेस को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रूल्स को बहुत ज्यादा टाइट किया गया और उसके तहत रॉयल्टी पेमेंट्स के सारे मैकेनिज्म को चेंज किया गया। अब फॉरेन एंटिटीज का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो ऐसा है तो सेक्शन 44 DA के तहत वो बिजनेस प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अगर नहीं है तो सेक्शन 115A के तहत ग्रॉस टैक्स लगना तय हो जाता है। और बस ये नहीं, फाइनेंस एक्ट 2023 ने डोमेस्टिक विदहोल्डिंग टैक्स को भी बढ़ा दिया था। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पर टैक्स सीधा डबल हुआ था, यानी 10% से बढ़कर के सीधा 20%। और अब सरचार्जेस जो लगते हैं उनको भी मिला दे तो ये नंबर 21.84% का इफेक्टिव टैक्स रेट बन जाता है। अगर हम सारे ट्रीटीज वगैरह सब कुछ इसमें लगा दें तो भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और यही नहीं, साथ ही साथ हमारे देश का रिगरस ट्रांसफर प्राइसिंग रेजिम भी आता है, जो कि आर्म्स लेंथ प्राइसिंग यानी कि ALP पर चलता है। रूल ये कहता है कि इंडियन सब्सिडरी अपने पेरेंट को मार्केट रेट से 1 पैसा ज्यादा नहीं देगी और इस सब्जेक्टिव वैल्यूएशन को प्रूव करना पड़ता है, जिसका सारा लीगल बर्डन सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर पर होता है। तो चलो इन लीगल थियरी से अलग जरा एक डेटा हम देखते हैं। नवंबर 2024 में सेबी ने एक स्टडी को पब्लिश किया। ये 10 साल की एक लैंडमार्क रिसर्च स्टडी थी और इस स्टडी के साथ जो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स होते हैं उनके वर्स्ट ऑफ फियर्स पूरी तरह से क्वांटिफाई हो गए थे, वो बिल्कुल सच साबित हुए थे। ये स्टडी ये कहती है कि 2014 से लेकर के 2023 तक 233 कंपनीज का डेटा एनालाइज हुआ और पता चला कि टोटल रॉयल्टी एक्सट्रैक्शन डबल से ज्यादा हो गई थी। ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ से बढ़कर के ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ यानी $1.2 बिलियन हर साल निकल रहा है। डेटा ने परफेक्टली ट्रैक किया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। 1538 बार ऐसे डिस्टिंक्ट इंस्टेंसेस सामने आए जहां पर कंपनीज ने रॉयल्टी पेमेंट्स को सर्जिकली प्लान किया था। इसे एग्जैक्टली 5% लिमिट के ठीक अंदर रखा गया था ताकि शेयर होल्डर अप्रूवल प्रोसेस फेस ही नहीं करना पड़े। और सेबी इसे द प्रॉफिट पैराडॉक्स कहती है। सेबी की स्टडी के हिसाब से 25% ऑफ द केसेस में रॉयल्टी का पेमेंट बहुत ज्यादा माना गया, कंपनी के नेट प्रॉफिट के 20% से भी ज्यादा। और 50% ऑफ द केसेस में कंपनी ने अजीब काम किया था, डिविडेंड से ज्यादा कैश उन्होंने अपने प्रमोटर्स को रॉयल्टी टेक्निकल फीस के नाम पर थमा दिया था। अगर कॉर्पोरेट डिफेंस करती है कि भैया रॉयल्टी जरूरी होती है, कि ब्रांड रॉयल्टी सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव करती है, तो इस लॉस मेकिंग फेनोमेनन का सच भी सुन लीजिए दोस्तों। 63 डिस्ट्रेस्ड कंपनीज ने अपने नेट लॉस होने के बावजूद अपने प्रमोटर को पैसा दिया। उन्होंने 1355 करोड़ रुपीस की रॉयल्टी अपने प्रमोटर्स को दी। उससे भी भयंकर बात तो ये है दोस्तों कि 10 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने लगातार 5 साल से लॉसेस ही लॉसेस किए, पर फिर भी उन्होंने अपने प्रमोटर्स को 228 करोड़ रुपए भेजे। और यही नहीं, हमारी सेबी ने एक और फंडामेंटल डिस्कनेक्ट को हाईलाइट किया। 18 ऐसी कंपनीज दिखी गई जिनकी रॉयल्टी की जो पेमेंट है उसकी ग्रोथ 14.6% से हो रही थी, जबकि उनका जो पूरा टर्नओवर है वो 6.5% की केगर से बढ़ रहा था और नेट प्रॉफिट 6% से बढ़ रहा था। इस एनालिसिस के बाद सेबी की फाइंडिंग्स बहुत ही क्लियर थी। सेबी का ये कहना है कि जो बोर्ड्स हमारे लिस्टेड कंपनीज के, उन पे जो हमने 5% का थ्रेशोल्ड लगाया है, जो हमने मैक्सिमम कैप लगाया है, उसका कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि एक गारंटीड फाइनेंशियल एंटाइटलमेंट की स्कीम बना दी गई है, जिसे पूरा निचोड़ा जा रहा है प्रमोटर्स द्वारा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। जो हमारे डोमेस्टिक इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उनकी कहानी और भी अलग है। चलो टाटा ग्रुप से शुरू करते हैं, जिनका ब्रांड सब्सक्रिप्शन मॉडल 1996 में आया था। ये एक फाउंडेशनल अग्रीमेंट था जो कि रतन टाटा जी की लीडरशिप में खड़ा किया गया था। टाटा सन्स ने इसको नाम दिया TVEM। इनका कहना था कि जो ब्रांड फीस हम अपने अलग अलग ब्रांड से लेंगे, अपने अलग कंपनी से लेंगे, वो उन ब्रांड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और ग्लोबल क्वालिटी का अश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। वो ट्रस्ट का फैक्टर है और इसी के नाम पे रॉयल्टी का एक फिगर रखा गया 0.25% ऑफ द रेवेन्यू, जिसकी कैप थी 50 करोड़, जो कि आगे चल के बढ़ा करके 100 करोड़ की गई। फिर आया 2019, यहाँ पर IPL के स्पॉन्सरशिप्स के बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे थे और ये सारा कुछ टाटा सन्स अपनी जेब से स्पॉन्सर करती थी, ना कि टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज। और इसके चलते सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर उठाया जा रहा था, जिसको एक्नॉलेज करते हुए FY24 में ये फीस बढ़ा करके 200 करोड़ रुपए पर कंपनी कर दिया गया। लेकिन टाटाज ने इस अग्रीमेंट के अंदर एक एथिकल सेफगार्ड भी रखा, जिसके तहत अगर कोई भी ऑपरेटिंग कंपनी को नेट लॉस होता है तो उसे कोई भी फीस पे नहीं करनी है, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है वो इससे।
उसे टाटा सन्स को एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। पर चलो टाटास की बात तो हमने कर ली, अब जरा महिंद्रा का केस समझते हैं, जो बिल्कुल एक यूनिक वाली केस स्टडी बनती है। तो देखो दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने फ्लैगशिप नेम को यूज करने का फीस बहुत ही कम रखा, सिर्फ 1 लाख रुपए पर ईयर। लेकिन जो जीएसटी डिपार्टमेंट था उसके कान यहाँ पे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बॉस, हम आपको नोटिस भेज रहे हैं, ये तो आप ब्रांड को ही अंडर वैल्यू कर रहे हो, एंड ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हो यहाँ पे तो लोचा हो गया है। और इसलिए नोटिस गया उनके पास विद 146 करोड़ का टैक्स डिमांड। आप जरा समझ सकते हैं ना इसको कि मॉडर्न कॉन्ग्लोमरेट्स कैसे भयानक डुअल हैजर्ड में फंसे हुए हैं। एग्जॉर्बिटेंट चार्ज करने पर सेबी पेनल्टी लगा देती है, और अगर नॉमिनल चार्ज कर रहे हो तो जीएसटी डिपार्टमेंट आ जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल लेकर के कि भाई ये क्या कर रहे हो। पर चलो अब जरा एक और ग्रुप की केस स्टडी कर लेते हैं। ये है गोदरेज ग्रुप। इन्होंने 2024 में अपने 127 इयर्स पुराने एम्पायर को पूरी तरह बांट दिया, और इसी के साथ वो जो रेंट सीकिंग का पूरा स्ट्रक्चर है, ये रॉयल्टी वाला जो पूरा पेमेंट है, उन्होंने उससे पूरी तरह से दूरी बना ली। उन्होंने एक लीगली बाइंडिंग ब्रांड एग्रीमेंट को साइन किया, जिसके तहत ये जो दोनों हिस्से हुए थे पूरे ग्रुप के, वो दोनों बिना किसी भी रॉयल्टी पेमेंट के ब्रांड का यूज कर सकते थे। ये एक तरह से सभी के हित वाला फैसला हो गया था। बट चलो इसी बात पे अडानी ग्रुप की भी बात कर लेते हैं। इनका जो अडानी ब्रांड है, जो हर जगह दिखता है, वो एसबी अडानी फैमिली ट्रस्ट के पास सिक्योर्ड है, जो कि सेबी की 5% मटेरियल बाउंड्री को पूरी तरह से फॉलो करता है। लेकिन इनका असली मास्टर स्ट्रोक 2022 में जाके सबको दिखा, जब उन्होंने होलसिम से अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी सीमेंट को खरीदा। गौतम अडानी ने टेक ओवर करते ही लीगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म कर दिया। पुराने रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत ये दोनों कंपनीज साल के कितने करोड़ रुपए होलसिम को देती थी, उसको बाहर भेज देती थी। लेकिन इन्होंने आकर के उसको खत्म किया, पर इसके कारण इन दोनों कंपनीज का साल का लगभग 270 करोड़ का प्रॉफिट बचने लग गया। एंड रिजल्ट तो देखो ऑब्वियस है इसका, उनके एबिटा मार्जिन्स काफी ज्यादा एनहांस होने चालू हो गए। और यहीं पे चलो बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी। ये एक बहुत ही डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर पे चलती है, जहां कॉर्पोरेट वैल्यू टॉप लाइन ब्रांड रॉयल्टी से नहीं आती है, बल्कि ऑपरेशनल स्केल और वर्टिकल इंटीग्रेशन से आती है। और उनका ओवरआर्चिंग ब्रांड हिस्टोरिकली को ओन रहा है। मुकेश और अनिल अंबानी के बीच में एक बड़ा फैमिली एग्रीमेंट है, एंड टू बी फ्रैंक यहाँ पे इससे ज्यादा और कुछ है नहीं बताने को। लेकिन दोस्तों देखो, इतना तो बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारी एमएनसीज होती हैं, उनके लिए रॉयल्टी बड़ा ही इंडिस्पेंसेबल टूल है। इंडिया जैसी हाई ग्रोथ मार्केट में कैपिटल को रिपैट्रिएट करने के लिए एक अच्छा टूल बन जाता है। इसका परफेक्ट मास्टर क्लास है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एंड जनवरी 2023 में ये सबके सामने था। पेरेंट कंपनी यूनिलीवर की रॉयल्टी को उन्होंने बढ़ा दिया था, इसे 2.65% से बढ़ा करके 3.45% ऑफ द नेट टर्नओवर कर दिया गया था। पर बिजनेस के मार्जिन्स पर इंपैक्ट ज्यादा ना आए, इसलिए इस पूरे के पूरे हाइक को स्टैगर्ड वे में रखा गया। इसे 3 साल में धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन इंडिया के माइनॉरिटी इन्वेस्टर सब कोई पैसिव इन्वेस्टर नहीं रहे हैं। इसका सबसे स्पेक्टाकुलर सबूत हमें मई 2024 में देखने को मिला, जब नेस्ले इंडिया की एजीएम में वोटिंग हुई, एंड 57% ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने डेफिनेट अगेंस्ट वोट डाला, और बोर्ड की प्रपोज्ड 4.5% रॉयल्टी हाइक डिफीट हो गई। लेकिन दोस्तों, जब हम रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, एक कंपनी की बात किए बिना तो काम खत्म ही नहीं हो सकता है, वो है मारुति सुजुकी। इसकी जो पेरेंट कंपनी है सुजुकी, इन्होंने पिछले 1 साल के अंदर 36% ऑफ द नेट प्रॉफिट, जी हाँ, नेट प्रॉफिट का 36% रॉयल्टी के रूप में वापस ले गए। आप जरा खुद सोचो, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको एक बात मैं यहाँ बताता हूँ, आप जरा खुद ये सोचिए कि पर कार प्रोड्यूस्ड मारुति सुजुकी जो रियलाइजेशन करती है, वो पिछले 15 साल में सिर्फ और सिर्फ 6% बढ़ा है। लेकिन जो रॉयल्टी यहाँ पे कर रही है सुजुकी को पर गाड़ी, वो लगभग 3 गुना हो गई है। अब आप ही मुझे बताओ, क्या ये जायज है और क्या ये सब एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बट चलो अब जरा एक बड़ा वाला केस स्टडी और समझ लेते हैं। ये होगा वेदांता ग्रुप के बारे में। इन्होंने बेसिकली हिंदुस्तान जिंक के ऊपर रूल लगाया कि यार नया अग्रीमेंट आपको दे रहे हैं हम ब्रांड फी के लिए, जिसके अंडर आपको अपने पूरे रेवेन्यू का 2% हिस्सा में देना पड़ेगा, जो कि FY24 के रेवेन्यू के हिसाब से लगभग 4100 करोड़ रुपीस होता है। अब जब ये आया तो भाई साहब कुछ कान खड़े हो गए, जिनमें से एक था वाइसरॉय रिसर्च। उन्होंने बड़ा ही डिटेल्ड रिपोर्ट इसके ऊपर निकाला और पब्लिसाइज किया, और उन्होंने बताया कि कैसे वो पेरेंट कंपनी है, वो इंडियन लिस्टेड एंटिटी को यहाँ पे मलाई निकालने के लिए यूज कर रही है, ताकि वो अपने बाहर के कर्जों को सेटल कर सके। इस केस में लीगल रैमिफिकेशंस भी बहुत ज्यादा सीवियर थे, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में लगभग 27.92% हमारी भारत की सरकार ओन करती है, एंड इनफैक्ट ये कंपनी पहले भारत सरकार की ही होती थी। 2002 में इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, और जब ये डील हुई थी तब उसके एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि 20 करोड़ से ऊपर के रिलेटेड पार्टी लोन्स जब भी होंगे, तो बॉस गवर्नमेंट का जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर होगा वो बोर्ड के ऊपर, उसका रिटन कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कंट्रोवर्सी अब इतनी भयानक हो चुकी है कि बॉस ये बात जुडिशरी तक पहुंच गई है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है। उन्होंने कहा है कि ब्रांड की जो एक्स्ट्रा प्राइसिंग पावर है, इस पे कोई तो लिमिट होनी चाहिए। एंड एक कमोडिटी कंपनी है आफ्टर ऑल, यहाँ पे ऐसा क्या सपोर्ट मिल रहा है वेदांता के ब्रांड से। सवाल जायज भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, अब ये कोर्ट का मैटर है, देखते हैं इसमें क्या फैसला निकल करके आता है। तो दोस्तों, इन सारी केस स्टडीज के बेसिस पे इतना तो बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया का जो कॉर्पोरेट इंक है,
उसका इंटेंजिबल कैपिटल गवर्नेंस का जो मॉडल है वो पूरी तरह से बदल रहा है। आज एक इरिवर्सिबल ट्रांजिशन से गुजर रहा है। ओपेक वेल्थ ट्रांसफर्स अब लगभग खत्म हो रहे हैं। अग्रेसिव सेबी ओवरसाइट में इसमें काफी बदलाव लेके आ रहे हैं और साथ ही साथ बेस इरोजन को रोकने वाले टैक्सेशन फ्रेमवर्क्स भी अब काफी इवॉल्व होने लग गए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी काफी ज्यादा तेज हो गए हैं, वो भी सवाल उठाने लगे हैं। उन्होंने एक्सट्रैक्शन के जो मॉडल्स हैं उसके लूपहोल्स को बहुत ज्यादा शोर मचा मचा के पब्लिक करना शुरू कर दिया है, जैसे आज थोड़ा सा हम भी कर रहे हैं। एंड अब इन पेरेंट कंपनीज को मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ रहा है कि बॉस ऐसा क्या फायदा जो कि आप ब्रांड के नाम पे यहाँ पे दे रहे हो, और दे रहे हो तो पैसा ले जाओ। एंड देखो मुद्दा बहुत ही सिंपल सा है, क्या वो ब्रांड लिस्टेड कंपनी के लिए कोई इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर रहा है या नहीं? अगर कर रहा है तो ठीक है, वरना ये चीज रोकनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों अगली बार जब आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देखो तो सिर्फ उसके सुपरफिशियल प्रॉफिट्स को मत देखना, बल्कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की फुटनोट्स को भी जरूर चेक करना। देखना कि प्रमोटर्स आपसे कितनी रॉयल्टी को वसूल कर रहा है। एंड याद रखना कि न्यूज वाले आपको बताएंगे कि सरफेस पर क्या हुआ है, हम बैलेंस शीट्स की शैडो मशीनरी दिखाएंगे आपको। आम आदमी का वेल्थ एक्चुअली कैसे एक्सट्रैक्ट होता है ये सारा आज हमने डिकोड कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों मैं हूं जयंत मुंद्रा और आप देख रहे हैं ग्रो एज। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो, नया डीप डाइव लेके जल्द वापस आ रहे हैं।